चलो देखो, पिछली बार कहां तक छेद हो गए थे पूरे? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दोबारा कराऊं या हो जाएगा बताओ? पक्का? सबके सब कंफर्म हो ना? या करा के दिखाओ, बताओ कराऊं? देख लो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसका हिंट दिया था, तो जिस बच्चे ने ट्राई किया तो अच्छी बात है, जिसने ट्राई नहीं किया वो इस क्वेश्चन को देखो, घर पे आके जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यार 3 तरह के लड़के हैं, उनका नाम है क्या नाम है उनका? अंकुर, ब्रिजेश और चिराग। यहाँ तक क्लियर है? अंकुर, ब्रिजेश और चिराग नाम करके 3 लड़के सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। कह रहे क्या यार, सर्कल की बाउंड्री पे 3 अलग जगह पे बैठे हैं और तीनों के तीनों जो दोस्त है ना, अंकुर, ब्रिजेश और चिराग, वो बराबर बराबर डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। तो यार अगर आप दिमाग लगाओ तो यार 3 पॉइंट है जो कि आपस में बराबर बराबर डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट को जोड़ दूं तो एक ट्रायंगल बनेगा। किस तरह का ट्रायंगल बन रहा होगा वो ऑब्वियसली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। तो यार वो ना सर्कल की बाउंड्री पर बैठे हैं। तो ये मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया और ये मान लो सी हो गया। तीनों अलग अलग पॉइंट है। तो ये हो गया ए बी सी, 3 अलग अलग पॉइंट। अगर आप इन 3 अलग अलग पॉइंट को जोड़ोगे तो जो फिगर बनेगी ट्रायंगल बनेगी, और कोई नॉर्मल ट्रायंगल नहीं होगा। कैसा ट्रायंगल होगा ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारे एंगल बराबर होते हैं, सारे साइड बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमको? कह रहे कि यार अगर वो सभी के सभी एक टॉय फोन से खेल रहे हैं, टॉय टेलीफोन होता है तुम्हारे जमाने में, आप नहीं आता अभी तो, पहले के जमाने में आता था। वो तार सी होती थी, तो उसके एक एंड में और दूसरे एंड में सुनाई दे सकता था। मतलब अगर उसको कनेक्ट कर दो तो तुम तार, मतलब किसी अगर धागे से भी कनेक्ट कर दो तो आवाज आज तक पहुंच जाती थी। उससे वेव प्रिंसिपल वगैरह कुछ कहते हैं। तुम बड़े हो गए अब तो हैं। हाँ, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत साइंटिफिक प्रिंसिपल चलता था, लेकिन उसके बाद तो अब तो तुम्हारे पास असली का ही फोन आ गया। तो सही में बात हो जाती है अब तो, है। चलो देखो, तो 3 तरह के लड़के हैं, तीन के पास टॉय फोन है हर एक के हाथ में, ठीक है ना। और सारे के सारे जो टॉय फोन है वो एक वायर की तरह कनेक्ट किया गया। तो ये तुमको साइड दिखाई दे रही है, ये असल में टेलीफोन की वायर सी है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? तो बोला गया कि यार अगर इस पूरे पार्क का जो रेडियस है, इस पूरे पार्क का जो रेडियस है, अगर वो 20 मीटर है, ठीक है ना। वैसे वहां पे क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन हमको 20 मीटर मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि यार 20 सेंटीमीटर देखो कितना होगा। इतना में बैठ जाएंगे तीनों लड़के? नहीं, पार्क इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो 20 मीटर की रेडियस वाला एक पार्क है, ठीक है ना। 20 मीटर की रेडियस वाला एक पार्क दे रखा है, और उसकी फिगर कुछ ऐसे बन रही है, और आपको बताना है कि उन तीनों के तीनों के हाथ में जो टेलीफोन है उनमें वायर की लेंथ कितनी होगी। यानी कि अगर आप एक भी लेंथ अगर पता कर लेते हो ना, तो आपको वायर की लेंथ पता लग जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, टोटल वायर तो नहीं बोला गया ना, या वन फ्रॉम अदर बोला हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, ठीक है। तो ये एक फोन इसके पास होगा, एक फोन बी के पास होगा। तो कह रहे कि यार इस फोन से इस फोन के बीच का जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना, आपको वो ज्ञात करके बतानी है। समझ में आया तक का? ठीक है, कैसे पता करें? देखो कुछ थ्योरम्स है जो मैं तुमको बता देता हूँ, मतलब कुछ चीजें हैं जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से। उससे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमको देखो दिया हुआ है कि यार ये जो ए बी है वो किसके बराबर है? बी सी के। किसके बराबर है? सी ए। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। एक चीज और गिवन है, वो है सर्कल की रेडियस। कितनी दी हुई है सर्कल की रेडियस? हाँ, मीटर है वो, ठीक है ना। तो रेडियस कितनी दी हुई है इसकी? 20 मीटर। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? तो ये हो गई इसकी रेडियस। अब लिखते हैं हमको फाइंड क्या करना है। तो हमको देखो यार स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ हमको पता करनी है। अब उसके लिए आप चाहे तो ए बी पता कर लो, या तो आप बी सी पता कर लो, या तो आप सी ए पता कर लो। तीनों एक ही बराबर। समझ में आएगी नहीं आया? ये तीनों ही हमको नहीं पता। चलो देखते हैं क्या करा जा सकता है। उसके पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि बच्चों ये रहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। अच्छा, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन, सबको दिखाई दे रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन, जब तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, ध्यान समझना, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों मीडियन जब एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बुलाते हैं उसको? सेंट्रॉइड। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ तक क्लियर है? तुमको याद है मैंने तुमको एक बात बताई थी, यह है थ्योरम नंबर 5, कि 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बनाया जा सकता है।
और वैसे भी मैं इसको कंस्ट्रक्शन वाली क्लास में कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने बोला था ना क्वेश्चन रह गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो मैं बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन में वो है ये, कि अगर आप तीनों पॉइंट को जोड़ करके एक सर्कल बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है, आप तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो, कैसी फिगर बनेगी, ट्रायंगल। हर साइड का कर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ खोल करके ऊपर नीचे आर्क लगानी होती है, यही होता है ना। इस लाइन का हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका भी ऐसे ही होगा, और इस वाले का भी ऐसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। आया समझ में कि नहीं आया। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी पॉइंट पर आकर के मिल गए। यहां तक क्लियर है। तुमको होता है जब किसी भी तरह के ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर जाकर के मिल जाते हैं ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बुलाते हैं उसको, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब क्या, सरकम सेंटर मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसको आप सेंटर की तरह ट्रीट करिए, और बाकी के तीनों पॉइंट जिसको आप सर्कल की बाउंड्री की तरह ट्रीट करिए। यहां तक क्लियर है कि नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट सेंटर से बराबर बराबर की दूरी पर होंगे, तो ये हो गया सेंटर। और इनमें से कहीं पर भी पेंसिल को खोल दो आप, यहां से चाहे तो यहां तक, यहां से चाहे तो यहां तक, यहां से चाहे तो यहां तक, कहीं पर भी आप पेंसिल खोल दो, जो सर्कल बनेगा ना वो इन तीनों ही पॉइंट से पास हो रहा होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सरकम सेंटर। यहां तक क्लियर है, सर्कल के सरकमफ्रेंस को बनाने वाला सेंटर। ये बनता है कैसे करके, ये बनता है तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक ही पॉइंट पर मिला करके। सबको क्लियर है यहां तक का। यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस में क्या है, कि अगर मैंने इस साइड का करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस साइड का भी करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सबको दिखाई दे रहा है। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाकर के एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो यही एक पॉइंट है जिसको सरकम सेंटर भी बोला जाता है, और यही वो पॉइंट है जिसको मीडियन भी बोला जाता है, ओ सॉरी सेंट्रोइड भी बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब यही वो पॉइंट है जहां पर तीनों तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, यही वो पॉइंट है जहां पर तीनों मीडियन भी आपस में मिलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक अकेला ऐसा केस है जिसके सारे के सारे सेंटर ना एक ही जगह पर पड़ते हैं। बात समझ में नहीं आता कि सबको, जिसके सारे के सारे सेंटर एक ही जगह पर पड़ते हैं, और वो है ये। और इसके फिर कई सारे नाम भी आ जाते हैं, कि अगर हम मीडियन से मिला करके बनाएंगे तो हम इसको क्या बुलाएंगे, सेंट्रोइड। अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला करके बनाएंगे तो हम इसको बोलेंगे सरकम सेंटर। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे बात को। और एक, हाँ चलो ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ। तो यानी कि अगर यहाँ पर मैं एक सर्कल का सेंटर बनाता हूं ना, तो वही सर्कल का जो सेंटर है वो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी होगा, और इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर भी होगा। नहीं आई बात समझ में, पक्का सबको क्लियर है। ठीक है, ये बात याद रखना यार, ये बात आगे बहुत जगह काम आती है ज्योमेट्री में। तो ये मैंने बना दिया इसका मीडियन, सबको दिखाई दे रहा है। ये इसका मीडियन भी माना जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी माना जाएगा। सबको क्लियर है यहाँ तक का। आप चाहो तो इसको प्रूव करने के लिए एक स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, कि देखो कि ट्रायंगल का जो मीडियन है या फिर ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। जब मीडियन मिलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोइड। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, सरकम सेंटर। सबको क्लियर है कि नहीं है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये तीनों के तीनों पॉइंट या फिर दोनों के दोनों पॉइंट है, इसी को बोला जाता है। समझ में आया था कि सबको, पक्का क्लियर है। मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है तक का, चलो ठीक है। तो यानी कि यही पॉइंट इसका सरकम सेंटर भी हो गया, और यही पॉइंट इसका सेंट्रोइड भी हो गया। सबको क्लियर है यहाँ तक का। अब आ जाइए एक और नॉलेज पे जो कि इस क्वेश्चन में काम आने वाली है, वो है ये, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये सेंट्रोइड होता है ना, मैंने बताया था ना ये वाला सेंट्रोइड, ये आपने बना दिया, और इस सेंट्रोइड से पास होने वाली आपने एक मीडियन भी बना दी। तीन मीडियन बनाने के बाद बनता है ना ये, मतलब ऐसे ही पॉइंट एग्जिस्ट करता ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाई और यहाँ से मैंने एक मीडियन भी बना दिया। सबको दिखाई दे रहा है। तो ये सेंट्रोइड करता क्या है, या फिर ये सरकम सेंटर करता क्या है, कि इस लाइन को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया। ये इस लाइन को क्या करता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। कौन से दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो 2:1 में डिवाइड कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया। कौन से हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ये 2:1 में। यानी कि ये पूरी लाइन का जो भी कुछ हिस्सा होगा उसके दो हिस्से हो गए, जिसमें से कि ये हिस्सा दुगना है इस वाले के। आया समझ में कि नहीं आया। ये 1 है, ये 2 है, यानी कि ये जो भी हिस्सा रहा होगा वो इस वाले का दुगना रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ये 10 सेंटीमीटर रहा होगा तो ये 20 सेंटीमीटर रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये 6 सेंटीमीटर रहा होगा तो ये 12 सेंटीमीटर रहा होगा। मतलब कि इसकी जो भी लेंथ रही होगी वो इसके दुगने के बराबर होगी।
उल्टा भी कह सकते हो कि यार इसकी जो भी लेंथ रही होगी ये वाली लेंथ उसके हाफ के बराबर रही होगी। समझ में आ गया यहाँ तक का? सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है, देखो कैसे करके। ये हो गया सर्कल का सेंटर O। सेंटर से लेकर के अगर आप O को कनेक्ट करते हो तो ये रेडियस मानी जाती है। अच्छा, सर्कल की रेडियस आपको दी हुई है 20 मीटर की, क्लियर है कि नहीं है? तो अगर ये हो गई सर्कल का रेडियस, ठीक है ना, और हमको पता है कि यार ये 2:1 में डिवाइड होता है, तो यार अगर ये दुगना है तो इसका दुगना होगा, तो अगर ये 2 टाइम्स है तो ये इसका 1 टाइम्स क्या रहा होगा, तो यानी कि ये 10 हो गया। नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 10 मीटर। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? अब इसकी टोटल लेंथ हो गई अभी बोल रही है। चलो देखो, क्लियर हो यहां तक का? ठीक है, तो ये मीडियन से भी बनती है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यानी कि यहाँ पर ये 90 बनाएगी कि नहीं बनाएगी? ये बाइसेक्ट भी करेगी, मतलब यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों। इस ट्रायंगल की इस साइड को आप लोग मान लो 2a। लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगल बी 2a। ठीक है ना? तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इंक्लूड कर दो, लेट ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी बी 2a। यहां तक क्लियर है? हर साइड को हमने कितना मान लिया? 2a। अच्छा 2a क्यों? एक बच्चा बोलता है कि भैया a मान लो, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। करना नहीं यार, 2a मान ले। 2a मतलब क्यों मानना है? 2a इसलिए मानना है क्योंकि देखो यहाँ तो 2a हमको, यहाँ तो a हमको ठीक लगेगा, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर a मानूंगा ना, तब ये a डिवाइड भी तो होगा, और जब ये a डिवाइड होगा तो ऐसे बटेगा ये a/2 और a/2। और यार मैं कोशिश करता हूँ, पता है क्या क्या, जितना हो सके ना फ्रैक्शन से दूर रहो और डेसिमल से भी दूर रहो। इससे होता क्या क्या, इससे कैलकुलेशन करने में हमको आसानी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर है? हालांकि जब आपके पास कोई चांस नहीं होता ना, तब आपको इसको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। समझ में आएगी नहीं है? लेकिन अभी तो हमारे पास चांस है अभी तो। अच्छा, ये a/2 पता है कब हो सकता था? जब क्वेश्चन हमको जोर जबरदस्ती बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, सुनो, इस ट्रायंगल की जो साइड है वो a है, तब हमारे पास कोई चांस नहीं होता और हमको इसको a/2 और a/2 मान करके चलना पड़ता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अभी तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो हम इसको कितना मान लेंगे बच्चों? 2a। और अगर मैंने इस पूरे ट्रायंगल की साइड 2a मान ली, तो ये भी 2a होगा और ये वाला भी 2a होगा। ये वाला 2a दो हिस्सों में बटेगा, ये a होगा, ये भी a होगा। चलो उसको छोड़ दो अभी, चलो मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वो भी a होगा, लेकिन हमको अभी फिलहाल के लिए इस ट्रायंगल में फोकस करना है। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, इस ट्रायंगल में आपको तीनों साइडें दिख जाएंगी। 90 के आगे वाला हाइपोटेनस दिख जाएगा, ठीक है ना? ये परपेंडिकुलर मान लो, मतलब ये पूरा परपेंडिकुलर, ये 30 मीटर पूरा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, तीनों चीजें मिल गई हैं। तीनों चीजों में से एक तो हमको वैल्यू दी हुई पूरी 30, और बाकी के दोनों कैसे दिए हुए हैं? ए और ए की फॉर्मेट में। और जब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी ऐसे करके कि 2a² बराबर में 30 का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में आपको a² दिखाई देगा। यहाँ तक क्लियर है? उस पूरी इक्वेशन में a² एक अकेली ही वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और वो बड़े आराम से हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं आया तक का? पूरी बात क्लियर होगी यहाँ तक की? और अगर आपको a मिल गया तो खुश मत होना, क्योंकि वो बस इतनी ही साइड होगी। अगर आपको पूरी साइड चाहिए तो आप उसको दुगना कर देना, यानी कि a से क्या कर देना उसको। मान लो कि यार a आ गया तुम्हारा कुछ भी, जैसे 10 आ गया। चलो 10 तो नहीं आएगा, खैर कुछ अच्छा से बताना यार। जैसे कि मान लो 15 आ गया। ए मान लो कि आपका कितना आ गया? 15 आ गया। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये चीज है, सबको समझ में आई आती की बात है? ये वाला क्लियर हुआ? सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर दोनों सेम कैसे होते हैं? पक्का? चलो ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी में साफ साफ उतारते रहना, ठीक है ना? पहले तो फिगर भी बना लो पहले सही से। we know that, तुमका नहीं बताना कि यार सेंटर और सर्कम सेंटर एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, तो यही पॉइंट में अंग्रेजी में लिख रहा हूं। वी नो दैट
सेंट्रॉइड एंड circumcenter of triangle A of an equilateral triangle ABC coincide. Therefore, O is centroid as well as circumcenter. यहाँ तक क्लियर है? एज वेल एज सरकम सेंटर. अच्छा देखो, अगर तुमको ये सरकम सेंटर या फिर सेंट्रोइड अगर प्रूव करना हो तो उसका भी एक तरीका है. अगर तुमको इतने स्टेटमेंट से अगर तुम्हारे टीचर खुश नहीं होते तो इसका भी एक तरीका है. वो है ये कि ये आपने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबको दिख रहा है? ठीक है. अच्छा इसको बना दो आप लोग मीडियन. क्या बना दिया तुमने? मीडियन. क्लियर हो यहाँ तक का? तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल एक मीडियन. आप प्रूफ कर दो कि यहाँ पर क्या बनने वाला है? 90 डिग्री. मीडियन है तो बाइसेक्ट करेगा. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? मीडियन है तो पक्का क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. अच्छा अब जैसे ही ये मीडियन होगा इसको बाइसेक्ट कर देगा. बाइसेक्ट हो गया, ठीक है. यहाँ पर 90 एंगल कैसे बनेंगे? जैसे अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करूंगा ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं है? ये दोनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे और ये दोनों लीनियर पेयर में भी है. और मैं ये वाली बात कई बार बोल चुका हूँ कि यार जब भी दो एंगल लीनियर पेयर में बराबर होते हैं ना तो वो 90 डिग्री के ही होते हैं. लीनियर पेयर में जब भी दो एंगल बराबर बराबर बढ़ते कितने डिग्री के होते हैं? वो 90 डिग्री. तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे. ये 180 दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और वो 90 डिग्री हो जाएगा. तो ये प्रूव होगा कि जो इसका मीडियन है ना वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद तुमको एक स्टेटमेंट और लिखनी पड़ेगी जिससे कि ये जो पूरी थ्योरम है ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी कि हाँ बच्चे ने तो और दिमाग लगा के बताया. वो है ये कि आप बोलना कि देखो यार क्या बोला था ना, हाँ देखो कि यार ये मीडियन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ये मीडियन है इसके ऊपर अब परपेंडिकुलर भी बना रहा है, यानी कि अब ये मीडियन इसका क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब वहां पर आप एक स्टेटमेंट और ये ऐड करो कि देखो यार कोई भी लाइन जो कि क्या कहते हैं कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड का काम करेगा कि नहीं करेगा? जो कि कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी बना रही है और उसको बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी कि वो पक्का सेंटर से पास हो रही होगी. यानी कि ये जो मीडियन है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बन चुका है, अब वो कहां से पास हो रहा है? इसके सेंटर से पास हो रहा है. समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वाली स्टेटमेंट हमने इसलिए लिखी ताकि हमको क्वेश्चन मतलब समझने वाले को बता दे कि इसका जो सेंट्रोइड है और इसका जो सर्कम सेंटर वो एक ही है. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा के ये भी प्रूफ कर दो कि ये जो सेंटर होगा ना ये सर्कल का. अच्छा यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना? ये मेरे को बाद में लिखना चाहिए था, चलो छोड़ो, ठीक है ना? ये तुम लोग बाद में लिख देना, अभी लिख दो कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कहां से पास हो रहा है? आपके सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है. यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? उसके लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल, चल मैं करा दूं ये वाला करा देता हूँ, है ना? करा देता हूँ, अगले किसी क्वेश्चन में जरूरत भी पड़ेगी इसको. तो यार देखो ये स्टेटमेंट तो आपको लिखनी पड़ेगी. बस आप किसी तरह से ये प्रूफ कर दो कि ये जो सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर है कहां पास हो, कौन सा पॉइंट है? ये तुम्हारा वही पॉइंट है. तो इसके लिए यार इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो. कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे पता है? हाँ ट्रायंगल ए बी, कुछ नाम दे दो इसको, डी. इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी दिखाई दे रहा है? क्या क्या बोल सकते हो? ए बी बराबर ए सी, ठीक है. ए बी बराबर ए सी, ठीक है ना? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है. अच्छा ए डी कॉमन हो जाएगा तो ए डी बराबर में ए डी. यहाँ तक क्लियर है? क्या होगा ये? कॉमन. अच्छा ये मीडियन है, काम कर रहा है. यहाँ तक क्लियर कि नहीं है? तो ये दोनों साइड बराबर होगी इसकी, तो आपका बी डी बराबर में डी सी. सबको क्लियर है यहाँ तक का? तो ठीक है. बी डी बराबर में डी सी कैसे हो गया? क्योंकि ए डी इज मीडियन. सबको क्लियर है कि नहीं है? अच्छा ये मीडियन है यानी कि यार ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे. तो यहाँ पे लिख दो कि बाय साइड साइड साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. बाय साइड 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 ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी. कॉन्ग्रुएंट हो गए ना दोनों? कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बोलते हैं ना कि यार सीपीसीटी से दोनों एंगल बराबर हो गए. कौन से दोनों एंगल बराबर हो गए? ए डी बी ए डी सी. एंड देयरफॉर एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी. कोई पूछे क्यों तो बोल देना बाय सीपीसीटी. और क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर में भी है
तो यहाँ पे लिख देना कि देखो यार ए बी डी और ए डी सी बराबर में 180 भी होगा, क्योंकि आप उसमें लीनियर पेयर भी है, ये तो आप उसमें बराबर भी है, तो 90 डिग्री देखो ऐसे प्रूव करते हैं। तो ए बी डी, इसको भी लिख दो, ए बी डी नहीं होगा, ए डी भी होगा, इसको भी लिख दो ए डी बी। क्लियर है यहाँ तक का? ये भी 180 हो गया, ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 2 ए डी बी बराबर में कितना 180, कट जाएगा ये वाला 90 बारी में, और एंगल ए डी बी कितना आ गया 90 डिग्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुई बात यहाँ तक की? अच्छा अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना, क्या कि अ लाइन a line which is perpendicular to chord and bisects it, then the line is passing through center of सर्कल। समझ में आया तक का? कि अगर कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी बनाती है और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है, तो वो पक्का कहां से पास होगी? वो सेंटर से पास होगी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक का? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे सेंटर से पास। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ये बात कर रहे थे ना, सेंटर और सर्कम सेंटर बराबर होते हैं, तो वो और कोई नहीं है, यही पॉइंट ओ है। यानी कि देयरफॉर, यहाँ पे लिख देना, वो जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी थी वो लिख देना यहाँ पर, क्या कि देयरफॉर ओ इज सर्कम सेंटर, पता नहीं 4-5, ठीक है ना, ओ इज सर्कम सेंटर एज वेल एज सेंट्रॉइड। यहां तक क्लियर है? ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर वही वाली बात बोल रही है कि यार सर्कल का जो सेंटर, ओ ट्रायंगल का जो सेंटर है, इसको टू रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। ऑल्सो, अरे क्या हो गया? ऑल्सो centroid divides the median in 2:1, therefore a रेशियो OD बराबर में 2:1। हमको पता है कि यार AO जो है वो 20 मीटर है, OD आपको पता लगाना है, तो ये होगा तुम्हारा ऐसा करके 20 अपॉन में OD बराबर 1, सॉरी 2 अपॉन में 1, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, और थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओडी कितना मिल जाएगा 10 मीटर का। यहाँ तक क्लियर है? और ओडी अगर आपको 10 मीटर का मिल गया, ओडी अगर आपको 10 मीटर का मिल गया, तो ये एडी कितना मिलेगा आपको? एडी मिलेगा आपको 30 मीटर का। यहाँ तक बात तुमको समझ में आई? नहीं समझे? ठीक है, एडी कितना मिल गया तुमको? 30 मीटर। अब तुमको करना क्या, बस सिंपली इसको मान लेना है राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे लगानी है पाइथागोरस। कर लोगे पूरा इसको अब, या फिर यहाँ पे जगह बची करके दिखाऊं? हाँ, कितना आ रहा है? दुगना करा, दुगना करके साइड मिल जाएगी, और क्या? 20√3 आएगा। ये एक ही वैल्यू तेरी कितनी है? 10√3 ना, इसको दुगना करेगा तो 20√3 आएगा, ठीक है। और वो 20√3 सबकी साइड बन जाएगी। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? पक्का? यार देखो इतना तो लिखना पड़ेगा तुमको, ये सारी बातें बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये मौखिक रूप में तो देखो मैंने बकवास मार दी थी, लेकिन इसको लिखित में देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। करिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सारा? ये वाला पार्ट मिटा दूं पाइथागोरस थ्योरम के लिए? देखो तो पाइथागोरस थ्योरम देखो ऐसे अप्लाई करी जाएगी इस ट्रायंगल में, ऐसा करके कि इन अ ट्रायंगल ए बी डी, क्या बोलोगे?
2a का स्क्वायर बराबर में 30 का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, तो ये होगा तुम्हारा 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बराबर में 900, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर में 900, या तो 3 से ये 900 गया 300 वाली में, क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। या तो a स्क्वायर कितना आ गया 300। अब बच्चों दिमाग लगाओ यहाँ पे कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। अब 300 का रूट कैसे पता लगाओगे, तो बहुत सिंपल है, 300 को आप लोग लिख दो 3 इंटू में 100, 3 का तो रूट नहीं पता लेकिन 100 का पता है, 100 का रूट होता है कितना, 100 का रूट कितना होता है 100 का रूट कितना होता है 10, और 3 तो बेचारा फंस गया ना, तो जो हो गया 10√3, लेकिन हमको तो ये पूरे साइड की जानकारी चाहिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a, और 2a का मतलब कितना हो गया 20√3। आया समझ में कि नहीं आया, 2a का मतलब कितना हो गया 20√3, यानी कि हर एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी रही होगी 20√3। तो यार आखिरी में देखो मेरे पास तो जगह नहीं है, तो तुम लोग लिख लेना, हेंस द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 20√3। क्लियर है कि नहीं है, ये देखो ये दिख रहा है ये वाला, ये हेंस द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 20√3, बस, हेंस द लेंथ ऑफ ईच रूट इज 20√3, लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिसका हो जाए क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला करो खत्म, और जिसका हो जाए क्वेश्चन नंबर 7। लोग हो तो क्या हो रहे बताओ, अब ट्यूशन में आकर के तुम बोलते कि भैया एसी लगा दो भैया, गर्मी लग रही है भैया, जान निकल जाएगी अब तो, और वहां पे आकर के सह लेंगे, थोड़ा उधर सह लेंगे, बैठ जाओ थोड़ा बैठ जाओ, जहां बोलना चाहिए वहां तो बोल नहीं रहे। अरे फिर तो और बोलना, जब नंबर नहीं देंगे तो और बोल कि हमारे बोलेंगे जैसे नंबर काट रहे तो तुम तो घटिया आदमी हो फिर, ये क्या मतलब हुआ। ये सारी चीजें तो बोलने वाली भाई, मेरा तो भाई इतना कोई बड़ा स्कूल नहीं था, लेकिन अगर मेरे को जरा सी भी अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती थी, मम्मी जाकर ये क्या हो रहा है हमारे लड़के को जगह करनी मिल रही, मम्मी बोल डी के वाले स्कूल में बोल क्या देती मम्मी, तो वो कि नहीं आपके लड़के को जरूर जगह देंगे, बाकी को छोड़ो आपके लड़के को अलग से सीट दी जाएगी। देखो इधर ये फिगर दिख रही है, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा सर्कल बन गया यार, इमोशनल हो गया मैं, इतना बड़ा नहीं बनाने का। देखिए क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये पेपर में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है क्या सर्कल बना है, ये बन गया सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, सबको फिगर दिखाई दे रही है, बस यार मैं डॉटेड लाइन को ना थोड़ा सा और गाढ़ा कर देता हूँ। सबको दिखाई दे रहा है वाला, ठीक है।
इसको नाम दिया गया है L, इसको नाम दिया गया है M, और ये दोनों के दोनों कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, इक्वल कॉर्ड सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होते हैं, होते हैं, थ्योरम है ऐसी, ठीक है थ्योरम है। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। एक और बात है कि सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सबको क्लियर है? कि ये दो थ्योरम की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, देखिए बच्चों ध्यान से, इस फिगर में आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ है? ओ। रेडियस कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो है ये कि इस सर्कल में आपको एक ए बी कॉर्ड दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? सिर्फ ए बी को देखो, बाकी सब इग्नोर कर दो। ए बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी डी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या है? इक्वल। क्लियर हो यहां तक का? आगे सुनो, बोला गया है कि यार ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, और ये आपको ओ एल दिखाई दे रहा है, ओ एम दिखाई दे रहा है, यह है परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यहां तक क्लियर है? परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये ओ एल और ओ एम आर द परपेंडिकुलर। देन प्रूव दैट, अगर ये सारी हमने आपको बातें बता दी कि यार ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देन प्रूव दैट बीई बराबर में डीई, और दूसरा ए बराबर में सी। समझ में आया कि नहीं आया? बीई बराबर में सी नहीं, डीई, और ए बराबर में सीई, यही है ना? तो सबसे पहले गिवन, तो ये लिखा हम लोगों ने गिवन। क्या लिखेंगे कि यार ए बी कॉर्ड बराबर में सी डी कॉर्ड। क्लियर है यहां तक का? अच्छा, दूसरे नंबर पे दोनों कॉर्ड बराबर है, ए बी कॉर्ड बराबर में सी डी कॉर्ड। दूसरा, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। बच्चों एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको ओ एल और ओ एम अगर परपेंडिकुलर नहीं दी जाए ना, तो आप इसको बाय कंस्ट्रक्शन बना सकते हो। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आपको ये ओ एल और ओ एम परपेंडिकुलर अगर नहीं दी जाए, तो आप इसको बाय कंस्ट्रक्शन भी बना सकते हो। क्या सबको बात समझ में आई? परपेंडिकुलर बना दो, बाइसेक्ट बाइसेक्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यहां तो सबको समझ में आया? अच्छा, अब आप ये देखिए कि आप ये बीई को डीई के बराबर कैसे करोगे। देखो बहुत सिंपल प्लान है, बहुत सिंपल प्लान है। मैं किसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल को कर दूंगा कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से सुनना, इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या कर दूंगा? कॉन्ग्रुएंट। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये एल दिखाई दे रहा है, ये ई दिखाई दे रहा है, ये बना एल ई, ये एम दिखाई दे रहा है, ये ई दिखाई दे रहा है, ये हुआ एम ई। तो जैसे आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे, आपका एल ई आपके एम ई के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? आपका एल ई किसके बराबर हो जाएगा? एम ई के। अच्छा, एल पे एक पॉइंट आता है बी, एम ई पे एक पॉइंट आता है डी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट कि अगर कॉर्ड ए बी और सी डी बराबर है, ध्यान सुना, अगर कॉर्ड ए बी और सी डी बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। यहां तक क्लियर है? अगर कॉर्ड ए बी और सी डी बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। ए बी के कौन से हाफ है? तो देखो ए बी के दो हाफ है, ए एल एल बी। सी डी के दो हाफ है, सी एम एम डी। क्लियर है यहां तक का? हमको इस हाफ की जरूरत नहीं है, हमको इस हाफ की जरूरत है। तो ए बी के हाफ के बदले ये वाला लिख दिया, एल बी। क्लियर है यहां तक का? और सी डी के हाफ के बदले लिख दिया, एम डी। क्लियर है कि नहीं है? तो ए बी बराबर सी डी, देन हाफ ऑफ ए बी बराबर में सी डी, वही तो लिखा है। यहां तक क्लियर है? वही तो लिखा है यार। ठीक है, देखो, अगर ए बी सी डी बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। इनके हाफ बराबर हो तो ए बी का हाफ एल बी, सी डी का हाफ एम डी के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां से देखो, ये दोनों साइड बराबर हो चुकी है, दिमाग में रखना पड़ेगा सारी चीजें, ठीक है ना? तो अगर एल ई बराबर में एम ई है और एल बी जो है वो एम डी के बराबर आ रहा है, तो एल ई में से एल बी हटा दो और एम डी एम ई में से एम डी हटा दो, तो जो बचा होगा वो भी बराबर होगा। हो गया प्रूफ। क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आया? तो इससे हो जाता है कि यार आपका बीई किसके बराबर हो गया? डीई के। लेकिन दूसरा कैसे प्रूफ करोगे कि पूरा एई पूरे सीई के बराबर है? बहुत सिंपल है। एक बार अगर आपका बीई और सीओ, बीई और डीई बराबर आ गया, आप बोलना ये कि अरे तुमने बोला था ना ये एबीसीडी बराबर कॉर्ड है। मैंने बोला हाँ,
तो एक काम करना, ए बी और सी डी में जोड़ दे, ओ ए बी और सी डी दोनों में जोड़ दे। कह रहा उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि बीई में ए बी जुड़ करके ए बन जाएगा और डीई में सी डी जुड़ करके सीई बन जाएगा, जिससे कि अब ए किसके बराबर हो जाएगा, सीई के। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? पक्का क्लियर है? अब लिखोगे कैसे करके उसको लिख के दिखा देता हूँ, लिखना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया था क्या करना है? पक्का? चलिए देखिए, तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करना था, ठीक है अब करते हैं। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें बतानी पड़ती है ना स्टेटमेंट में, मैंने देखा है कि तुम लिख नहीं पाते, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में तो कुछ नहीं करना, लेकिन टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? दो चीजें। सबसे पहला बीई को बराबर करना है डीई के, और दूसरा क्या करना है, सी के बराबर करना है। क्लियर है यहां तक का? बीई बराबर डी करना है, ए बराबर सी करना है। तो ये रहा इसका प्रूफ। कैसे करोगे? तो दो तरह के ट्रायंगल को पकड़ लो। ओ हाँ, दो तरह के ट्रायंगल को पढ़ने से पहले अच्छा परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एल ओ ई एंड ट्रायंगल एम ओ ई, मैंने बोला था ना इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करना है। इसका नाम है एल ओ ई और इसका नाम है एम ओ ई। एल ओ ई एंड ट्रायंगल एम ओ ई, क्या क्या बोलोगे? तो ओ ई बराबर ओ ई कॉमन, ठीक है। ओ ई बराबर में ओ ई क्यों बराबर होगा? कॉमन साइड। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा, ये कॉर्ड ए बी और सी डी बराबर है, कॉर्ड बराबर होंगे तो सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दो कि ओ एल एंड ओ एम, कॉर्ड बराबर है ना, सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखिए इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। क्लियर है कि नहीं है? इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ओ एल ई बराबर में ओ एम ई 90 डिग्री ईच। क्लियर है कि नहीं है? ओ एल ई बराबर में एंगल ओ एम ई क्यों बराबर होंगे? 90 डिग्री ईच। क्लियर है कि नहीं है? लिख सकते हैं ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा कौन से रूल से हुआ ये कॉन्ग्रुएंट, बताना जरा। मैं बताता हूँ ना 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 ना, आरएचएस से हुआ है। ओ ई बराबर करा, 90 के आगे आता है इसलिए हाइपोटेनस, 90 डिग्री है इसलिए राइट एंगल। ये साइड बराबर करिए तो साइड, आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया कि नहीं आया? आर एच एस में हमेशा एक हाइपोटेनस, एक साइड और एक राइट एंगल ट्रायंगल की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये जो ओ ई था ना, ये हाइपोटेनस था, ये साइड थी और एक राइट एंगल था। तो बाय आर एच एस ट्रायंगल एल ओ ई इज इक्वली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ ई। क्लियर है यहां तक का? अच्छा अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे तो ये एल ई जो है वो एम ई के बराबर होगा। तो आपका एल ई देयरफॉर एल ई बराबर में एम ई। कोई पूछेगा तो बता देना बाय सी पी सी टी। क्लियर है कि नहीं है? बताओ यहाँ तक का पक्का समझ में आया? ठीक है। अब बाकी का हिस्सा, ठीक है ना, ये बीई और ये डी कैसे प्रूव करें? तो देखो बहुत सिंपल है ये वाला, ऐसे करना है इसको कि बीई और डी को ऐसे प्रूव करो इस तरीके से कि हमको देखो पता है कि ए बी जो कॉर्ड है वो सी डी के बराबर है। यहां तक क्लियर है? कोई पूछेगा कहां से बराबर है भैया, तो बोल देना गिवन है भाई, गिवन में बराबर है। क्लियर है कि नहीं है? गिवन में बराबर दिया हुआ है। तो अगर ए बी सी डी कॉर्ड बराबर है तो यार ए बी सी डी कॉर्ड का हाफ भी बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ पक्का क्लियर है? ठीक है, एबीसीडी बराबर है तो एबीसीडी का कॉर्ड भी हाफ भी बराबर होगा। अच्छा ए बी का हाफ कौन है? ए बी का हाफ देखो दो है, ए एल और एल बी, हमको एल बी की जरूरत है। सी डी के देखो दो हाफ है, सी एम और एम डी, हमको एम डी की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं है? तो एल बी बराबर में एम डी हो गया। क्या सबको यहां तक समझ में आई बात? ठीक है, अब आते हैं फाइनल प्रूफ पे कि ये बीई कैसे बराबर करे। बहुत सिंपल है। तो आपको करना ये है, आपको पता लग गया ना कि यार एल ई और एम ई बराबर हो गए। तो अब यहां से करो कि एल ई और एम ई, क्लियर है यहां तक का? इसमें से आप माइनस कर दीजिए एल बी और एम डी को। आया समझ में कि नहीं आया? तो या फिर एक और सिंपल बताऊं तुमको, वो ये करो
इसको मान लो आप लोग फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। मेरे को एल ई में से एल बी हटाना है ना, एल ई वाली इक्वेशन ये है फर्स्ट, एल बी वाली इक्वेशन है ये सेकंड, तो मेरे को फर्स्ट में से क्या हटाना है, सेकंड। तो सबट्रैक्ट किस में से किसको हटाना है, फर्स्ट में से सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड हटाता हूं यानी कि मेरे को एल ई में से एल बी हटाना पड़ेगा, एल बी हटाना पड़ेगा, और एम ई में से एम डी, एम ई में से एम डी। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आप एल ई में से एल बी हटाते हो तो क्या मिलेगा, बीई। नहीं समझे? एल ई में से अगर आप एल बी हटा देते हो तो क्या मिलेगा, बीई। और अगर आप एम ई में से एम डी हटा देते हो तो क्या मिलेगा, डीई। नहीं समझे? और इस तरीके से आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। देखो यार मैं दूसरा पार्ट नहीं करा रहा, बहुत सिंपल है ये, मेरे ख्याल से तुम अपने आप कर सकते हो। करना क्या है तुमको, ये बीई और डी बराबर हो गए, बस इसमें अब लिख ही देता हूँ यार। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? छोड़ो, देखो कुछ दीन दुखी बच्चे नहीं कर पाएंगे, मुंह बना लेंगे, तो देख लो। ये क्लियर है सबको? इसको आप लोग मान लो कुछ कुछ भी मान लो, थर्ड मान लो। क्लियर है यहाँ तक का? और ए बी और सी डी बराबर है ना ये वाला, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए ऐसे करके कि बीई बराबर में डी, तो हमने चलो प्रूफ कर दिया। अब आप इसमें जोड़ दीजिए ए बी और सी डी। इसके बगल में देखो रीजन लिख देना, मेरे वहां पे जगह है नहीं। ठीक है, दोनों को जोड़ दूंगा। इसको जोड़ने पर हमको मिल जाएगा ए ई, इसको जोड़ने पर हमको मिल जाएगा सी ई। क्लियर है कि नहीं है बताओ? हेंस प्रूव्ड। अच्छा सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को? तो ठीक है, आज की क्लास में तुमने देखो क्या क्या सीखा है, ठीक है ना यार। एक स्टेटमेंट लिख लो, ये लास्ट स्टेटमेंट है, ये तुम्हारे काम आएगी, देखा? एक स्टेटमेंट लिखो, बहुत काम आएगी तुम्हारे। बोलो, लिखिए, इफ अ लाइन, हाँ नोट बना करके लिखिएगा, नोट बना करके, नोट लिखो प्रॉपर, नोट गाढ़ा गाढ़ा कर दो उसको, एकदम गाढ़ा, एकदम हाईलाइट मार दो उसको, कलर कर दो, लाइट लगा दो वहां पे। नोट बना करके लिखिए कि इफ अ लाइन इज perpendicular to the chord, if a line is perpendicular to the chord and bisects it, bisects, bisects it, if a line is perpendicular to the chord, अच्छा chord बोलते समझ जाओगे ना, सर्कल के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। if a line is perpendicular to the chord and bisects it, then the line is passing through the center, then the line is passing through the center। इसको विजुअली समझना है तो ऐसे देख सकते हो, इसको मिटा दो 1 मिनट के लिए। हाँ ना, मजा नहीं आएगा उसमें। देखो इधर, इसके बोलने का मतलब है ये, विजुअली समझ लो इसको कि ये सर्कल दिखाई दे रहा है, कॉर्ड बोलते समझ लो कि सर्कल के अंदर की बात है ये। तो अगर ये कॉर्ड है आपका ए बी और कोई इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी बनाता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि ये पक्का सर्कल के सेंटर से पास होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कोई लाइन सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर भी बनाती है और सर्कल को बाइसेक्ट, कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है, तो सर्कल के सेंटर से पास होती है। इस थ्योरी को आप कहाँ कहाँ पे प्रूफ करोगे? तो इसको कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बोलेंगे कि देखो यार, एक कोई ऐसी रैंडम सी लाइन है जो कि वो करती है, बाइसेक्ट करती है, फलाना करती है, ढिकाना करती है, प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो है ना सेंटर से पास हो रही है। तो तुमको बस 2 चीजें बता दी है करके, क्या? कि ये जो लाइन है ना, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है और कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है। अगर तुमने ये दोनों बातें प्रूफ कर दी, बाकी सारी फलाना ढिमकाना के साथ, जैसे ये होता है ना ये सारी कॉर्ड बराबर बराबर, वैसी सारी चीजें अगर तुमको बता रही कि देखो यार ये लाइन ऐसी है वैसी है, ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है, तो प्रूफ करिए सेंटर से पास होगा। तो तुम बता देना कि देखो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो बस तुमको कुल मिलाकर के 2 ही बातें करनी है अगर इसको सेंटर से पास करवाना है, इसको परपेंडिकुलर बना दो और कॉर्ड को बाइसेक्ट करवा दो, इसी लाइन को ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा कि ये सेंटर से पास हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर, देखो 7 तो हो गया, 7 में जरूरत नहीं पड़ी इसकी, लेकिन 7 घर में भी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के
क्वेश्चन नंबर 12 तक, 13 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक, ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी तुम्हारे पेपर में आए हुए या फिर हो सकता है कि यार आने वाले होंगे। 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन जरूर करके आना है, क्योंकि यार नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले डाउट लेंगे और उसके बाद तुमको मैं कहते हैं कितने 7 थ्योरम करा दी थी मैंने, 7 5 12, 5 थ्योरम तुमको और करानी है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जरूर करके आना है इसकी, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये किसकी है?